Welcome back you all at PC classes. Today we discuss about problem of non performing assets. ये हमारा बैंकिंग का 4th चैप्टर है। इससे पहले हम 3 चैप्टर कवर कर चुके हैं। प्रॉब्लम ऑफ नॉन परफॉर्मिंग असेट्स की अगर हम बात करें एनपीए की, तो एनपीए होता क्या है? एनपीए होता है नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, यानी कि वो असेट्स जिन्होंने परफॉर्म करना छोड़ दिया है। और बैंक्स के लिए असेट क्या होता है भाई? जो लोन बैंक देता है अपने कस्टमर्स को, वो होता है बैंक के लिए असेट्स। जब उस लोन पर ना तो अमाउंट और ना ही इंटरेस्ट रीपेमेंट हो रहा है, तब उसको बोलते हैं हम कि वो असेट नॉन परफॉर्मिंग हो गई है। अब इसका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है। जब 90 डेज तक, इन जनरल जब 90 डेज तक बैंक्स की जो असेट्स हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट पे या फिर नहीं करता है आपका घर, तो उसको बोलते हैं एनपीए। इसके कैटेगरीज कितनी है, क्या क्या इसमें इंक्लूड है, वो सब कुछ अभी हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, पहली बात एनपीए का मीनिंग, तो एनपीए नॉन परफॉर्मिंग असेट्स होती है। बैंक के लिए असेट्स होती है उसके लोन। अगर लोन एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक कवर नहीं किए जाते या फिर जो कस्टमर्स हैं वो पे नहीं करते, ना ही उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करते हैं, तो वो नॉन परफॉर्मिंग बन जाता है। सेकंड, जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हैं वो अच्छी होती हैं या बुरी होती हैं एक बैंक के लिए? ऑब्वियसली जब एक बैंक है उसको अपने जितने भी लोन दिए हैं वो डूबते हुए नज़र आते हैं, वो असेट्स परफॉर्म नहीं करती, तो वो बैंक के लिए क्या हो जाती है? एक टाइप से बैड है। बैंक की जो असेट्स है, बैंक का जो कैश है, जो पैसा है, वो ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, तो ये हमेशा एक बैंकिंग सिस्टम की प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी को कम करने का काम करती है। अगर हम बात करें मीनिंग की नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की, तो एन एसेट्स विच सीज टू जनरेट इनकम। एक असेट नॉन परफॉर्मिंग, नाम देखो नॉन परफॉर्मिंग, एक असेट जब वो परफॉर्म करना बंद कर देती है, जब आपका जो दिया हुआ लोन होता है उसके ऊपर इंटरेस्ट की अमाउंट आने बंद हो जाती है, तो उसको बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग। क्लियर बात? इसमें देखिए, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने एनपीए के बारे में क्या क्या बोला है। ठीक है, तो एक सर्कुलर है वो जारी किया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, और उसमें बोला गया एनपीए के रिगार्डिंग कि इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट रिमेन ओवरड्यू फॉर अ पीरियड मोर देन 180 डेज इन रिस्पेक्ट ऑफ टर्म लोन। टर्म लोन की सिचुएशन में अगर 180 डेज से ऊपर ना तो प्रिंसिपल अमाउंट और ना ही इंटरेस्ट है वो पे किया जाता है, तो इसको बोलते हैं एनपीए। और अगर हम बात करें ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट सीसी लिमिट की, तो सीसी लिमिट क्या है ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो अकाउंट रिमेन्स आउट ऑफ ऑर्डर फॉर अ पीरियड मोर देन 180 डेज। अगेन दोनों के लिए 180 डेज है, सेम है। और थर्ड है बिल्स रिमेन्स ओवरड्यू फॉर अ पीरियड 180 डेज। बिल्स भी 180 डेज है। और इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट, अगर हम बात करें क्रॉप्स की, तो देखिए इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट रिमेन्स ओवरड्यू टू हार्वेस्ट सीजन। जब 2 सीजन्स तक, ठीक है, अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 2.5 ईयर्स, 2 सीजन तक एग्रीकल्चर पर्पज के लिए आपने कोई लोन दिया था और उससे रिलेटेड अमाउंट कवर नहीं हुई है, तो यहाँ पर 2 सीजन का मतलब 6 मंथ, 2 सीजन का मतलब अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 2.5 ईयर्स, यानी कि जो 6 महीने की एक फसल होती है, और 2 सीजन का मतलब है यहाँ पर 1 ईयर 12 मंथ तक नहीं होती है, तो उसको एनपीए अनाउंस कर दिया जाता है। ठीक है, और अगर हम बात करें अकाउंट्स के रिगार्डिंग, तो वहाँ पर भी 180 डेज का टाइम पीरियड है, यानी कि 180 डेज का जो टाइम पीरियड है आपका 180 डेज का, ये आपका किस किस में है भाई? टर्म लोन में, ठीक है, आपके सीसी लिमिट में, ओवरड्राफ्ट में और बिल्स में। और अगर हम बात करें क्रॉप्स की, तो वहाँ पर 2 जो आपके सीज़न है, हार्वेस्ट सीज़न है, वहाँ तक अगर अमाउंट और इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता एग्रीकल्चर लोन पे, तो वो एनपीए कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, फिर है क्राइटेरिया टू डिटरमाइन एनपीए। एनपीए का क्या क्या क्राइटेरिया है, ये चीज़ें जो सेम हम पहले पढ़ चुके हैं, यही इसका क्राइटेरिया है, बताया गया है। देखिए, एग्रीकल्चर लोन में 2 एग्रीकल्चर सीजन तक है, ठीक है। ऑल अदर टर्म लोन में 2 क्वार्टर तक है।
अनपेड रहता है अगर 2 क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब होता है 3 मंथ का एक क्वार्टर होता है, 2 क्वार्टर यानी कि 6 मंथ, 6 मंथ में इन जनरल अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 30 से तो वही 180 डेज आ गए। ठीक है, तो सीसी लिमिट या कैश में 4, 3 और 2 जो क्वार्टर है वो केस के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, और बिल्स परचेज और डिस्काउंटिंग में भी 4, 3 और 2 क्वार्टर। ठीक है, और कंसोर्टियम एडवांस मतलब दीज विल बी आइडेंटिफाइड एज एनपीए अदरवाइज एज पर द बिहेवियर ऑफ द अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द बैंक। इसको हम बैंक्स की बुक्स के अकाउंट के बिहाफ पे एनपीए कंसीडर करेंगे। यानी अदर क्रेडिट फैसिलिटी कोई भी दी जाती है तो मिनिमम 2 क्वार्टर है और मैक्सिमम 4 क्वार्टर है, यानी कि वेरिएशन है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब है व्हाट इज आउट ऑफ ऑर्डर, वर्ड आया है ना, आउट ऑफ ऑर्डर हो जाती है। आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब है आउटस्टैंडिंग अमाउंट है कोई, यानी कि कोई अमाउंट है जो पे नहीं की अपने ड्यू डेट्स के बाद भी, उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग अमाउंट। इन एक्सेस ऑफ सैंक्शन लिमिट और ड्रॉ कंटिन्यूसली फॉर अ 6 मंथ ऑन द बैलेंस शीट डेट, देयर इज नो क्रेडिट इन द अकाउंट कॉन्टिन्यूसली टू द लास्ट 6 मंथ। यानी कि कुछ भी आपका आउट ऑफ ऑर्डर कब हो जाता है, जब एक लिमिट, एक स्टिपुलेटेड अमाउंट, एक फिक्स अमाउंट से एक्स्ट्रा है वो दिया जाता है। क्या बोला गया कि आउट ऑफ ऑर्डर मतलब क्या है आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट। आउट ऑफ ऑर्डर वो अकाउंट होता है जब सैंक्शन लिमिट से यानी जितनी लिमिट फिक्स की गई है उससे या तो एक्सेस में अमाउंट है या उससे लेस है। ठीक है, और आपके जो अकाउंट में 90 डेज से 6 मंथ से या 90 डेज से लेकर, यानी कि 90 डेज मिनिमम है और मैक्सिमम है 6 मंथ 180 डेज, कंटिन्यूसली कोई भी क्रेडिट नहीं है। ठीक है, नो क्रेडिट इन द अकाउंट कंटिन्यूसली फॉर अ लास्ट 6 मंथ और मिनिमम पीरियड है इसका 90 डेज। ठीक है, इसको बोलते हैं हम आउट ऑफ ऑर्डर। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ असेट्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो देखिए इसका क्लासिफिकेशन, बिफोर हम इसमें डीप में जाएं, एक बार ब्रॉड व्यू में अगर मैं इसका क्लासिफिकेशन आपको बताऊं तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन होता है आपका स्टैंडर्ड असेट, सबस्टैंडर्ड असेट्स, डाउटफुल असेट्स और लॉस असेट्स। स्टैंडर्ड असेट मतलब जो एक पर्टिकुलर अपने स्टैंडर्ड पर है, जिसने स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ है, जो परफॉर्मिंग है, अभी एनपीए घोषित नहीं हुई, नॉन परफॉर्मिंग नहीं हुई, जिस पर टाइमली इंटरेस्ट मिल रहा है, वो होगी। सब स्टैंडर्ड जो 90 डेज से ऊपर हो गए, नॉन परफॉर्मिंग हुए, यानी कि ना तो इंटरेस्ट मिल रहा है ना ही फुल अमाउंट, 90 डेज से ऊपर है और 1 ईयर से नीचे है। ठीक है, और डाउटफुल जिसमें 1 ईयर से तो ऊपर हो गया है टाइम लेकिन 3 ईयर से नीचे है, और लॉस सेट जो बिल्कुल ही ना तो 3 सालों से उस पर इंटरेस्ट आ रहा है ना ही रीपेमेंट हो रही है, और एक ऑडिटर या फिर चार्टेड अकाउंटेंट्स ने या मैनेजर्स ने उसको लॉस असेट कि अब इससे कुछ भी नहीं मिलेगा, ये लॉस असेट बन गई है, घोषित कर दिया है, जिसमें 3 इयर्स का ऊपर टाइम हो चुका है, नॉन परफॉर्मिंग हुए। ये होता है आपका इसका इन जनरल टाइम पीरियड क्लासिफिकेशन ऑफ एनपीए। और अगर हम इसमें डीप में जाएं कि टर्म लोन के लिए कितना है, बिल के लिए कितना है, तो वो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। देखो स्टैंडर्ड असेट तो वो असेट्स होती हैं जनरल कि जो नॉर्मल रिस्क के अंदर है, वो चल रही है, उनको अभी एनपीए घोषित नहीं किया गया है। ठीक है, तो दीज आर नॉट एनपीए इन जनरल, ऑल करंट लोन्स में बी ट्रीटेड एज स्टैंडर्ड असेट्स। जितने भी करंट लोन हैं उनको सभी को ही हम स्टैंडर्ड असेट्स है वो घोषित करते हैं। ऑल लोन्स फॉर द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज मे बी ट्रीटेड एज स्टैंडर्ड असेट्स इफ रीपेमेंट, अगर जो रीपेमेंट पीरियड है वो रीशेड्यूल है और रीफेस्ड यानी टाइम के अकॉर्डिंग दिया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो स्टैंडर्ड है वो तो एनपीए है ही नहीं, यानी वहाँ पर टाइमली सब चीज़ें चल रही है, सही है, नॉर्मल रिस्क के अंदर वो काम कर। ठीक है, उसके बाद आपकी जो सेकंड है भाई सब स्टैंडर्ड। सब स्टैंडर्ड क्या होती है? सब स्टैंडर्ड जब आपका वही सेम एग्रीकल्चर लोन 2 ईयर से ज़्यादा टाइम हो चुका है,
ठीक है। एग्रीकल्चर के लिए 2 सीजन, ठीक है, 2 क्रॉपिंग सीजन हो चुके हैं, यानी कि 1 ईयर 6 मंथ का एक सीजन कंसीडर होता है, ठीक है। और वो जो एसेट्स है जिसमें आपका 2 इयर्स से ज़्यादा हो चुका है पॉसिबल लॉस, नॉट एक्सीडिंग 3 इयर्स, लेकिन 3 साल से ज़्यादा नहीं हुआ है। अगर कोऑपरेटिव लोन्स है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वगैरह को लोन दिए हैं तो ये हो गया आपका सबस्टैंडर्ड। डाउटफुल, दीज आर दोज असेट्स विच रिमेन एनपीए, जो एनपीए रहती है 2 इयर्स तक, एंड देयर रिकवरी वॉज हाईली डाउटफुल, यानी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, बहुत ज़्यादा संदेह होता है कि क्या पता इनकी रिकवरी ना हो। वो असेट्स होती हैं जिनको सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में रहते हुए 18 महीने हो चुके हैं, यानी कि 1 साल से ऊपर टाइम हो चुका है। तो इन जनरल मैंने यही कहा था 90 डेज से ऊपर और अप टू 1 ईयर का है, और यहाँ पर लेकिन 1 ईयर से कम, यहाँ 1 ईयर से ज़्यादा है और 3 ईयर से कम है। जबकि लॉस असेट्स में वो असेट्स जो 3 ईयर से ज़्यादा टाइम हो गया है, जिनको सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में ही है वो, यानी एनपीए घोषित हो चुकी हैं, वो होती हैं लॉस असेट्स। प्लस में लॉस वो असेट्स होती हैं जहाँ पर एक मैनेजर्स या चार्टर्ड अकाउंटेंट या ऑडिटर उसको घोषित कर देता है कि ये क्या है, लॉस असेट्स हो चुकी हैं। तो यहाँ पर देखिए, इन दीज असेट्स द फॉलोइंग एनपीए आर इंक्लूडेड। कौन कौन सी एनपीए हैं? बोरोवर हैज़ बिकम इंसॉल्वेंट, अगर बोरोवर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो इंसॉल्वेंट होता है दिवालिया। बोरोवर आर नॉट ट्रेसेबल, उसको फाउंड ही नहीं किया जा सकता, बोरोवर को कहीं भाग गया है, ट्रेसेबल ही नहीं है। फिक्टिशियस लोन या बेनामी संपत्ति जिसको बोलते हैं, जो नकली होते हैं, जो जाली लोन दिए जाते हैं, जो कपट होते हैं, जो बैंक्स में बड़े बड़े फ्रॉड होते हैं। लोन्स अगेंस्ट लिक्विडेटेड सोसाइटीज, लोन एबिलिटी इटसेल्फ डिस्प्यूटेड, यानी जो लोन्स की लाइबिलिटी है वो क्या है, डिस्प्यूटेड है, उस पे ही कुछ संघर्ष चल रहा है या उसमें ही कन्फ्यूजन है कि लोन पे कौन करेगा, लाइबिलिटी किसके पास है। लोन के जो डॉक्यूमेंट्स थे वो क्या है, कैन नॉट बी रिन्यूड, उनको ही रिन्यू नहीं किया गया। तो ये लॉस असेट्स है, डायरेक्ट लॉस असेट्स में चली जाएंगी वो सारी असेट्स। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। हमने एनपीए का मीनिंग और उसके रिगार्डिंग क्या क्राइटेरिया है, प्लस में क्लासिफिकेशन कर ली है। ये टोटल चैप्टर 3 लेक्चर में पूरा होगा। नेक्स्ट में हम ट्रेंड और कॉजेज ये सब कुछ करेंगे बेटा, ठीक है। सो आप इसको रेगुलर पढ़ते रहें। कोई डाउट आता है तो यू कैन आस्क freely, okay? We will meet soon in our next class. Till then stay blessed, stay connect with your study. और आप डाउट आता है तो आप डेली जितना भी करवाया जाए उतना कीजिए, वो आप पूछ सकते हैं, ओके। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं, और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।